Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE Prelims 2023. And the topic for today is going to be the second part of Mughal Empire, in which we will be covering the reigns from Akbar to Aurangzeb. So, we'll be covering four Mughal emperor students, that is going to be Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. So these four Mughal rulers will be covered as a part of this particular video, and the time period, students, is going to be from 1556 till 1707, because in 1707 Aurangzeb will die. So let's begin. नाउ स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि भाई हुमायूं जो हैं उनके हाथ से एक बार के लिए मुगल एम्पायर पूरा निकल जाता है 1540 में। 1540 में उनके हाथ से मुगल एम्पायर निकल जाता है और किसके हाथ में चला जाता है? शेरशाह के हाथ में। और 15 साल तक हमारे पास शेरशाह सूरी जो है वो और उनके सक्सेसर्स रूल करते हैं। कब तक? 1555 तक। 1555 में हम देखते हैं हुमायूं जो है उनकी सेकंड इनिंग्स होती है और वो दोबारा आते हैं और अपने एम्पायर को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन एक ही साल में यानी कि 1556 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं अकबर, जो कि अभी के इस टाइम के लिए एक माइनर हैं, वो राजा बनते हैं। उनका कोरोनेशन होता है कालानौर पंजाब के अंदर, ठीक है, 1556 के अंदर ही। लेकिन क्योंकि वो अभी सिर्फ एक बच्चे हैं, इस वजह से हम देखते हैं वो उनके तहत यानी कि उनके बिहाफ पे एक रीजेंट रूलर हैं जो कि रूल करते हैं और उनका नाम है बैराम खान। तो 4 साल के लिए हम देखेंगे कि अकबर के बिहाफ पे बैराम खान रूल करेंगे और इसीलिए 1556 से 1560 को हम कहते हैं बैराम खान रीजेंसी। बैराम खान इस टाइम पे क्या करते हैं? वो वकील बनते हैं किंगडम के और टाइटल लेते हैं खाने खानन, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइटल ले लेते हैं और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये अकबर के बिहाफ पे अब रूल करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टाइम पे हम देखते हैं कि हुमायूं की डेथ के बाद अफगन्स जो हैं वो फिर से एक बार अपनी पावर को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। ये जो अफगन फोर्सेस होती है स्टूडेंट्स, इनके गवर्नर होते हैं हेमू, और ये अपने पुराने लॉस्ट किंगडम को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से हेमू जो कि अफगन फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे हैं और बैराम खान जो कि मुगल्स की तरफ से लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक बैटल होता है जो बनता है हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। तो कौन कौन है भाई हमारे पास? एक तरफ है हेमू वर्सेस बैराम खान। हेमू किसकी तरफ से हैं? अफगन्स की तरफ से। और बैराम खान किसकी तरफ से? मुगल्स की तरफ से। इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं बैराम खान की जीत होती है और मुगल्स जो हैं अपने एम्पायर को सस्टेन करने में सक्सेसफुल रह जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके आगे बैराम खान और भी बहुत एक्सपेंशन करते हैं और इस वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ जाती है, बहुत ज्यादा एरोगेंट बन जाते हैं वो। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि जो नोबिलिटी है वो उनकी बढ़ती हुई पावर को देखते हुए उनको अपोज करना शुरू करती है और अकबर के कान भरना शुरू करती है कि भाई बैराम खान जो है कुछ ज्यादा ही पावर कंसोलिडेट कर रहा है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं अकबर जो है बैराम खान को रिमूव कर देते हैं। बैराम खान इसके तहत रिवोल्ट करते हैं, लेकिन उस रिवोल्ट को अकबर क्रश करवा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैराम खान को अकबर मौत की सजा नहीं देते, पार्डन कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आप जो है मक्का के लिए, जो कि मुस्लिम्स की सबसे रिलीजियस प्लेस है, वहां के लिए रिटायर कर जाइए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं पतन एक सिटी है हमारे पास में, ठीक है, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको एक अफगन जो है वो वहां पे मार देते हैं। इसी के साथ बैराम खान और उनकी रीजेंसी खत्म होती है। इसके अंदर हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें वो किससे लड़ रहे हैं? हेमू से लड़ रहे हैं। और हेमू कौन है? उसने अफगन फोर्सेस को कंसोलिडेट किया था, उनका गवर्नर था वो। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं बैराम खान के जो बेटे हैं वो अकबर के रूल में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नोबल बनते हैं और उनका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खानम। और अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अकबर की कोर्ट के अंदर उनके नवरत्न थे, 9 जूल्स, यानी कि उनके 9 बहुत ही पॉपुलर नोबल्स थे, उनमें से एक बनने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की पॉइंट्स में हमें क्या याद रखना है बैराम खान की रीजेंसी में? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ठीक है, उसके अलावा किसके बीच में हुआ था,
और इसके अलावा इनके जो बेटे हैं उनका नाम याद रखना है, क्योंकि फर्दर ये अकबर के कोर्ट को अडॉर्न करेंगे। इनके जो 9 जूल्स हैं, ठीक है, 9 जो इनके सबसे खास नोबल्स हैं उनमें से एक होने वाले हैं बैराम खान के बेटे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अकबर जिन्होंने अब गद्दी अज्यूम कर ली है 1560 में, वो कैसे धीरे धीरे मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। अकबर के अंडर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर के अंदर बहुत सारी टेरिटरीज ऐड होती हैं। हुमायूं के टाइम पे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो बाबर ने भी कैप्चर करी थी वो हाथ से चली गई, क्योंकि सूर एम्पायर जो है उसने हमारे को एक बार के लिए पूरा ही खत्म कर दिया था, मुगल एम्पायर को पूरा ही खत्म कर दिया था। और हुमायूं जब वापस आते हैं तो एक ही साल में उनकी डेथ हो जाती है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेजर एरिया है हमारे हाथ में वो जो है हाथ से जा चुका है। इसीलिए अकबर जैसे ही पावर में आते हैं वो फटाफट एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेंशन करते हैं इसको ये स्टार्ट करते हैं सेंट्रल इंडिया से। सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले ये मालवा के रीजन को कैप्चर करते हैं और इसके जो करंट रूलर थे बाज बहादुर उनको हरा देते हैं और फिर मालवा को कैप्चर कर लेते हैं। मालवा के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसका नाम है गोंडवाना। गोंडवाना जो है यहाँ पर दलपत शाह की विडो जिनका नाम है रानी दुर्गावती वो रूल कर रही थी, लेकिन अकबर इनको डिफीट कर देते हैं और गोंडवाना को कैप्चर करके अपने एम्पायर में शामिल कर लेते हैं, इस एरिया को अनेक्स कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अकबर जो हैं वो कंसंट्रेट करते हैं राजपूताना वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, राजपूत रूलर्स की टेरिटरीज पर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अकबर राजपूत्स के साथ बहुत ही डिफरेंट पॉलिसी ऑल टुगेदर अपनाते हैं। इनको पता है कि भाई राजपूत्स जो हैं वो बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर हैं, और इनसे दुश्मनी मोलने की जगह अकबर एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर के साथ इनके पास जाते हैं और इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इनको अपनी नोबिलिटी में इंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसी की वजह से ये राजपूत्स को विन ओवर कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ी सक्सेस है अकबर की, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि यही राजपूत रूलर्स हैं जो अकबर को हेल्प करेंगे मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करने में भी और मुगल एम्पायर को सस्टेन करने में भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि अकबर ने राजपूत्स को अलाय बनाया इंस्टेड ऑफ एनिमी, और इनको विन ओवर करने के लिए इसने इनको अपनी मुगल सर्विसेज के अंडर इंडक्ट कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के तहत राजा भारमल ऑफ आमेर जो हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। ये इनकी जो डॉटर है उनका नाम है हरखा बाई। हरखा बाई जो है उनसे अकबर की शादी होती है, आमेर की प्रिंसेस हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पावर कंसोलिडेट कर ली, और राजा भारमल और फर्दर उनके जो भी सक्सेसर्स आएंगे वो अब इनके हाथ में आ चुके हैं, इनके फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मेड़ता और जोधपुर का जो रीजन है उसको भी बड़ी इजीली अकबर जो है ऑक्यूपाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इनके रूलर्स को भी अपनी नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस अकबर को आता है वो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स से आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर्स हैं उन पे इस टाइम जो रूल कर रहे हैं, जो रूलर बैठे हैं, उनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है वो अकबर के सामने घुटने टेकने से बिल्कुल मना कर देते हैं, और इस वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बैटल होता है। ये जो बैटल होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ की जो फोर्ट है उसको सीज करने की उसको सीज करने का काम चल रहा होता है। बेसिकली ये जो बैटल होता है इन दोनों के बीच में इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इनके बीच में होगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है स्टूडेंट्स, ये कब होने वाला है? ये 1576 में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया क्लैन के रूलर हैं, इन्होंने घुटने नहीं टेके, और इस वजह से हम देखते हैं कि अकबर जो हैं इनके अगेंस्ट बैटल करेंगे, और ये जो बैटल होगा दिस विल कल्मिनेट इनटू अ वेरी फेमस बैटल दैट इज नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये 1576 में होगा स्टूडेंट्स। एक तरफ महाराणा प्रताप है और दूसरी तरफ अकबर की फोर्सेस हैं जिनको लीड कर रहे हैं मान सिंह। मान सिंह जो हैं स्टूडेंट्स ये हमारे आमेर के रूलर हैं, ठीक है, आमेर के रूलर हैं ये। तो आमेर के जो रूलर हैं मान सिंह वो लड़ेंगे महाराणा प्रताप से, और मान सिंह जीत जाएंगे, और इसके तहत हम देखते हैं कि चित्तौड़ की जो फोर्ट है उसको सीज करने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। चित्तौड़ के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं रणथंबोर और कलिंजर जो हैं ये फोर्ट्स भी कैप्चर कर ली जाती हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर भी कुछ समय के अंदर जो है अकबर की नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट हो जाते हैं, यानी कि मुगल एम्पायर का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मेवाड़, जो कि फाइनली जिसको हम 1576 में हराते हैं, उसके अलावा आप देखेंगे तो 1570 तक ऑलमोस्ट पूरा जो राजपुताना का एरिया था, उसके सारे रूलर्स जो हैं उन्होंने मुगल सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। सिर्फ एक महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने नहीं किया था, और इस वजह से बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ जिसमें वो हारे गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अकबर जो हैं उनकी रेन में हमारे को बहुत सारे रिवोल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एक्सपेंशन के अंदर देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत सारी होती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। राजपूत्स के साथ क्योंकि स्पेसिफिकली इनका बहुत अच्छा अलायंस बन जाता है, इसलिए हमने सिर्फ राजपूत किंगडम्स के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ जो आपको ज़रूर याद रखनी है वो ये है कि भाई रिवोल्ट्स कौन से हुए, क्योंकि रिवोल्ट्स के ऊपर फिर भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो 1580s का डेकेड है, इनका 1580s से 90s का जो डेकेड है अकबर के रूल का। ओके, यहाँ पे मैं आपको अकबर का एक बार टाइम पीरियड भी बता देती हूँ। सो अकबर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 1556 के अंदर हम देखते हैं कि ये पावर में आ गए, और ये कब तक पावर में रहेंगे, ये पावर में रहेंगे 1605 तक। तो बहुत लंबा रूल है अकबर का, 1605 तक ये पावर में रहने वाले हैं। 1556 से 60 तक बैराम खान की रीजेंसी थी। 60s से 70s के अंदर हम देखते हैं इन्होंने पूरे राजपूत किंगडम्स को कैप्चर किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 70s से 80s के बीच में इन्होंने क्या किया है, जैसे ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन किया है, अपना बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन तरफ पे एक्सपेंशन किया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब वगैरह की तरफ एक्सपेंशन किया है। लेकिन वो कोर पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसलिए उसको इग्नोर किया जा सकता है। 80s से 90s का जो डेकेड है स्टूडेंट्स अकबर का, उसके अंदर हम देखते हैं एक के बाद एक इनके रेन के अंदर रिवोल्ट्स होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला रिवोल्ट हम देखने वाले हैं वो अफगन्स के अंडर होने वाला है। ये जो अफगन्स हैं ये कहाँ पर बैठे हैं, ईस्ट इंडिया की तरफ, बंगाल, बिहार और उसके अलावा वेस्ट में गुजरात की तरफ हम देखते हैं कि अफगन्स बैठे हैं। ये जो अफगन्स हैं ये रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये अभी तक शौक में है कि भाई सूर एम्पायर खत्म हो चुका है, और इनको अपनी वो जो पुरानी लेगेसी है उसकी याद आ रही है, इसलिए अकबर से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। उसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स अकबर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसे हम जागीरदारी सिस्टम कहते हैं। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है टू मुगल एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अकबर जो हैं जागीर के अंदर यानी लैंड के अंदर पेमेंट किया करते थे, लेकिन ये जो जागीरदार होते थे इनके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखते थे कि कोई किसी भी तरह की चोरी चकारी ना करें और सरकार का पैसा ना खा लें। तो यहाँ पर अफगन्स ऑलरेडी चिड़े हुए हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी क्या है भाई, जो भी टेरिटरीज थी इनके पास में वो तो चली गई, मुगल्स के अंडर आ गई। उसी के साथ साथ इनको जो जागीर्स भी मिली है उन पे बिल्कुल करप्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी अकबर की। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। ये हैं मासूम खान काबुली, देन वी हैव रोशन बेग, देन वी हैव मिर्जा शरफुद्दीन, अरब बहादुर। ये चार थे मेजर लीडर स्टूडेंट्स, ये अफगन लीडर्स हैं जिन्होंने अकबर के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अकबर जो है इमीडिएटली इस रिबेलियन को क्रश कर देते हैं, और इसको क्रश करने में हेल्प करते हैं इनकी राजा टोडरमल और फरीद बख्शी। तो एक रिवोल्ट जो हमारा हुआ है वो अफगन्स का हुआ है। किस वजह से हुआ है, क्योंकि जागीर्स जो हैं हम देख रहे हैं उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, इसलिए जो अफगन जागीरदार हैं हमारे पास में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, लेकिन इसको क्रश कर दिया गया अंडर टोडरमल एंड फरीद बख्शी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो रिबेलियन देखते हैं वो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट के रीजन में होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अकबर ने पंजाब और काबुल को कॉन्कर कर लिया था और अपनी बहन भक्तुनिसा बेगम के हाथ में उसका चार्ज दे दिया था। कुछ समय बाद इस चार्ज को संभाला राजा मान सिंह ने। तो पहले इनकी सिस्टर के पास था भक्तुनिसा बेगम, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है ये राजा मान सिंह के हाथ में दे दिया गया और उनको काबुल का गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारा पंजाब और नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इसके अंदर भी कुछ रिवोल्ट्स हुए। वो जो रिवोल्ट्स थे बहुत छोटे स्केल पर थे, और अकबर जो है उनको सक्सेसफुली कंट्रोल करने में उनको सक्सेसफुली उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे पंजाब और नॉर्थ वेस्ट के अलावा अकबर जो है लंबे समय से कश्मीर पे आंख गाड़े बैठे थे कि मुझे कश्मीर कॉन्कर करना है।
तो यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि 1586 में अकबर सक्सेसफुल रहे और उन्होंने कश्मीर को भी कैप्चर कर लिया। इसी के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1595 आते आते मुगल्स जो हैं उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा रीजन है, जिसमें आपका सिंध आ गया, जिसमें आपका पंजाब आ गया, उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास में कश्मीर आ गया, इनफैक्ट अफगानिस्तान तक का एरिया, काबुल तक जो है वो भी पूरा कैप्चर कर लिया था अकबर ने। प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास में रिबेलियन है जो कि अगेन 80s के डेकेड में होता है। तो हमने देखा भाई 60s से 70s में क्या चल रहा है, राजपूत्स को कैप्चर कर रहे हैं। सॉरी, 70s से 80s के अंदर क्या चल रहा है, 70s से 80s में एक तो अपने ईस्ट इंडिया की तरफ एक्सपेंशन किया कि भाई बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। उसके अलावा कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर कैप्चर किया हमने। 80 से 90s का जो डेकेड है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ और एक्सपेंशन कर रहे हैं। असम की तरफ थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुआ है, थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन मेजरली 80 से 90s का जो डेकेड है वो फेमस है किस लिए, रिबेलियंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा रिबेलियन हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं रोशनाई रिबेलियन। स्टूडेंट्स, रोशनाई रिबेलियन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि रोशनाई थे कौन। सो बेसिकली रोशनाई जो है वो एक सेक्ट है, ये एक सेक्ट है, एक सूफी ग्रुप है जो कि मेजरली अफगन्स थे। तो फिर से कौन लड़ रहा है, अफगन्स ही लड़ रहे हैं। अफगन्स जो हैं वो अभी भी शॉक में है कि भाई हमारा जो सूर एम्पायर है वो खत्म हो गया और अब पावर में दोबारा से मुगल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोशनाई जो है स्टूडेंट्स, ये एक सूफी ग्रुप है, लेकिन इस सूफी ग्रुप के अंदर मेजरली अफगन्स हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्ट है इसके लीडर थे पीर रोशनाई, और इन्होंने कौन सा एरिया था जहाँ पे ये डोमिनेंट थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर डोमिनेंट थे, वो रास्ता जो काबुल से हिंदुस्तान के बीच में पड़ता है। अगेन रोशनाइज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक सूफी सेक्ट है ये, लेकिन इसको कंप्राइज कौन करते हैं, इसमें किस तरह के लोग हैं, अफगन हैं इसके अंदर। लीडर कौन है इनके, स्टार्ट किसने किया था इस सेक्ट को, पीर रोशनाई ने किया था। कहाँ पे ये लोग बैठे हैं, मेन सीट ऑफ पावर, वो रास्ता जो काबुल से हिंदुस्तान के बीच में पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो रोशनाई रिबेलियन है इसको लीड करते हैं पीर रोशनाई के बेटे जिनका नाम है जलाला। यहाँ पे जैसे ही ये रिबेलियन होने लगता है अकबर के रूल के अगेंस्ट, तो हम देखते हैं अकबर जो है पहले कमांडर बनाते हैं जैन खान को, जैन खान को कमांडर बना के भेजते हैं, और उसके बाद एक फोर्स जो है वो डिस्पैच करते हैं अंडर टू पीपल, दैट इज सैयद खान गखर एंड राजा बीरबल। राजा बीरबल जैसा कि आप सब जानते होंगे अकबर के बहुत ही प्रिय दोस्त थे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम देखते हैं रोशनाई रिबेलियन को टैकल करते टाइम बीरबल की डेथ हो जाती है और इससे अकबर को जो है बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अकबर फिर से एक फोर्स डिस्पैच करते हैं रोशनाइज को खत्म करने के लिए, इस रिबेलियन को खत्म करने के लिए। और ये जो नेक्स्ट फोर्स जाती है इसके लीडर्स होते हैं टोडरमल और मानसिंह। टोडरमल और मानसिंह जो है रोशनाई रिबेलियन को सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा रोशनाई रिबेलियन खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स की पॉइंट्स में हमें क्या याद रखना है, रोशनाई क्या थे, सूफी सेक्ट थी, कैसे टाइप के लोग थे, एथनिसिटी क्या थी इनकी, अफगन थे, कौन से एरिया में थे, लीडर्स कौन थे, और इस कैंपेन के थ्रू हम देखते हैं इस कैंपेन के तहत किसकी डेथ हो गई, बीरबल की डेथ हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप रोशनाई रिबेलियन से याद रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं 90s के डेकेड में। अगेन स्टूडेंट्स क्विक रिव्यू, 60s से 70s में हमने क्या किया, राजपूत किंगडम्स को कैप्चर किया। 70s से 80s में क्या किया, फर्दर एक्सपेंशन किया है ईस्ट के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, 80s की अगर हम बात करें, 80s से 90s का जो डेकेड है वो पॉपुलर है किस लिए, रिबेलियंस के लिए। 90s का जो डेकेड है स्टूडेंट्स, 90s का अब जो डेकेड शुरू होगा इसमें अकबर ध्यान देंगे टुवर्ड्स एक्सपेंशन इन डेक्कन। तो अब जो हमारा पूरा 1590 से लेके 1605 का टाइम पीरियड होने वाला है, इस बीच में अकबर डेक्कन में एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई 1591 में इन्होंने शुरू किया अपना डेक्कन एक्सपेडिशन, पर इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। इस टाइम पे डेक्कन में कौन सी पावर्स बैठी हैं, विजयनगर तो जो है 1565 के बाद कंसिडरेबली कम हो गया था, बैटल ऑफ तलीकोट के अंदर वो टूटने लगा था। और उसकी जगह हम देखते हैं डेक्कन के अंदर मेजर कौन बैठे हैं, जो हमारे बहमीनी सक्सेसर स्टेट्स बैठे हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, बिरार, ये सब बैठे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई पहला एक्सपीडिशन जो है वो अहमदनगर की तरफ करते हैं अकबर, और इसकी कमांड संभालते हैं इनके बेटे प्रिंस मुराद और उसके अलावा अब्दुल रहीम खान खानम। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1595 में अकबर जो है अहमदनगर को इन्वेड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अहमदनगर के जो रूलर हैं उनकी अहमदनगर के रूलर इज द नेफ्यू ऑफ द क्वीन ऑफ बीजापुर डायनेस्टी, जिनका नाम है चांद बीबी। तो आदिल शाही डायनेस्टी है बीजापुर की, अहमदनगर की नहीं है चांद बीबी, बीजापुर की है। लेकिन जो अहमदनगर के रूलर हैं जिनका नाम है बहादुर, उनको जो थ्रोन पर बैठाना चाहती हैं चांद बीबी, उनसे लड़ाई होती है अकबर की। तो यहाँ पे चांद बीबी क्या करती हैं, बाकी जाके डेक्कन के जो पावर्स हैं उनको बोलती हैं कि मेरे साथ अकबर के खिलाफ लड़ो। तो एज अ रिजल्ट हम देखते हैं भाई अहमदनगर तो है ही लड़ने के लिए, अहमदनगर में कौन बैठे हैं, निजाम शाही बैठे हैं। निजाम शाही के अलावा चांद बीबी जो कि बीजापुर की क्वीन है, वो जो रूलर है यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह, इनको बोलती हैं कि भाई मेरे साथ में अहमदनगर को अवेंज करो। बीजापुर के रूलर्स को भी अपने साथ कर लेती हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कुतुब शाही डायनेस्टी जो है गोलकोंडा की, उनको भी वो अपने साथ कर लेती हैं। तो कंबाइंड फोर्सेस हैं अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की, जो कि मुगल्स के अगेंस्ट लड़ते हैं, लेकिन इनको कोई सक्सेस नहीं मिलती, तीनों के तीनों हार जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं चांद बीबी को एक ट्रीटी करनी पड़ती है अकबर के साथ में, जिसमें वो बिरार जो है, बिरार वाला जो रीजन है, इसको अहमदनगर ने पहले ही कैप्चर कर लिया था, इसको वो सीड कर देती हैं अकबर को, और अहमदनगर जो है वो मुगल्स की सुजरेनिटी मान लेता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि अहमदनगर जो है उसको एक बार को अपन ने कैप्चर कर लिया था लेकिन अनेक्स नहीं किया। हमारे पास क्या है, सिर्फ बिरार आया है। अहमदनगर में बैठी अभी भी निजाम शाही डायनेस्टी है, लेकिन उसने मुगल सुजरेनिटी मान ली है और बदले में वो अब मुगल्स को ट्रिब्यूट पे करेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन्होंने इन तीनों पावर्स को इकट्ठे हरा दिया और इससे हमारे को मुगल्स की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चांद बीबी जो है वो हार नहीं मानती। ठीक है। कुछ समय बाद वो क्या करती हैं, फिर से बेरार को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, उसको वापस लेने की कोशिश करती हैं। इस टाइम पे हम देखते हैं कि फिर से निजाम शाही जो कि कहाँ के हैं, अहमदनगर के हैं। उसके अलावा कुतुब शाही जो कि कहाँ के हैं, गोलकोंडा के हैं। और आदिल शाही जो कि कहाँ के हैं, बीजापुर के हैं। ये तीनों फिर से अपनी पावर्स कंबाइन करते हैं और बेरार पे अटैक करते हैं कि भाई बेरार को वापस लेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, मुगल्स जो हैं लॉसेस तो बेयर करते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर से जीत जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार इन दोनों पावर्स को, इन तीनों पावर्स को मिलके हरा दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब की बार जो है अकबर फिर से सेकंड अटैक करते हैं अहमदनगर पे और उसको कैप्चर कर लेते हैं। और इसके तहत एक बहुत ही पॉपुलर फोर्ट है जिसका नाम है असीरगढ़ फोर्ट, इस असीरगढ़ फोर्ट को ये कैप्चर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अहमदनगर जो है उसको फिर से मुगल्स की सुजरेनिटी माननी पड़ती है और फिर से भाई वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं, हमारी जो डायनेस्टी है उसको आप खत्म मत करिए। तो अहमदनगर को अभी भी हमने अनेक्स नहीं किया है, एक बार के लिए कैप्चर किया था बैटल के अंदर, लेकिन फिर से मुगल्स की सुजरेनिटी मान लेते हैं, ट्रिब्यूट पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम अहमदनगर को छोड़ देते हैं फिर से। इसी के तहत हम देखते हैं कि अहमदनगर के अलावा बीजापुर के जो रूलर हैं वो भी अपनी अलीजियंस मान लेते हैं, बोलते हैं कि आई एम प्लेजिंग माई एलिजियंस टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर, और अकबर को वो ट्रिब्यूट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो जाते हैं बिटवीन अकबर एंड द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, वेर इन वी सी ही इज गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज टू अनदर प्रिंस ऑफ मुगल एम्पायर, दैट इज प्रिंस डानियाल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक तो असीरगढ़ फोर्ट हमारे पास आ गया, बुरहानपुर आ गया, अहमदनगर को हमने अनेक्स नहीं किया है। ठीक है, अहमदनगर जो है ये अभी भी इसमें निजाम शाही डायनेस्टी बैठी है लेकिन इन्होंने मुगल सुजरेनिटी मान ली है, और बिरार जो है वो हमारे पास में आ चुका है। सो यहाँ पे ये हमारी डेक्कन एक्सपेडिशन रही और बहुत ज्यादा एरिया हम कैप्चर नहीं कर पाए। इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि भाई अकबर जो हैं जिन एरियाज को इन्होंने अनेक्स किया था या जिन एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया था उनके अंदर इन्होंने किस तरह की पॉलिसी लगाई, वहां के जो राजा थे, वहां की जो पुरानी डायनेस्टीज थी, उनसे इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अकबर ने क्या किया, जो भी टेरिटरीज थी और उनके जो भी रूलर्स थे उनको मुगल नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं जो ओरिजिनल डायनेस्टीज है उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया अकबर ने, इंस्टेड उनको मुगल नोबिलिटी में इंडक्ट कर लिया
वाया अ सिस्टम विच इज नोन एज मनसबदारी सिस्टम। तो नोबल्स जो हैं, ये जो लोकल रूलर्स हैं, इनको अब हम क्या बोलेंगे, इनको हम मनसबदार बोलेंगे मुगल एम्पायर का। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, इसके तहत क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें कि भाई मुगल्स ने जो भी एरिया, अकबर ने जो भी एरिया कैप्चर किया, बैटल करके जीता, उनके जो लोकल रूलर्स हैं उनको मुगल नोबिलिटी में शामिल कर लिया वाया मनसबदारी सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे पास में अकबर जो है, इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने इनको मुगल नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट कर लिया है, इस वजह से इनको इन लोकल रूलर्स का सपोर्ट मिल गया। इन्होंने इनको जड़ से नहीं खत्म किया बल्कि इनकी दोस्ती जीत ली, और इसकी वजह से अब इनको इनका सपोर्ट मिल रहा है और इनकी आर्मीज मिल रही हैं, जिससे कि ये फर्दर कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन कर पा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है स्टूडेंट्स? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजपूत्स। राजपूत्स के जो भी किंगडम्स को इन्होंने अनेक्स नहीं किया, कैप्चर मतलब एक बार को जीत गए उन एरियाज को, लेकिन उसके बाद में वापस से पुराने रूलर्स को ही री इंस्टॉल कर दिया उन एरियाज के अंदर, और उन लोगों को अपनी नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट कर लिया एज मनसबदार्स। और यही वो राजपूत रूलर्स हैं जो फर्दर जाके अकबर के बिहाफ पर कैंपेन्स लड़ते हैं, बैटल्स जीतते हैं, और इनके लिए नई नई टेरिटरीज मुगल एम्पायर के अंदर ऐड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मुगल नोबिलिटी जो है, उनको रिटर्न के अंदर क्या मिल रहा है, या तो अपनी खुद की टेरिटरी मिल रही है एडमिनिस्टर करने के लिए, या फिर अकबर इनको बड़ी बड़ी जागीर दिया करते थे रिटर्न में, जो ये एडमिनिस्टर करते थे। कभी कभार स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो मनसबदार्स हैं, इनको अपने ओरिजिनल किंगडम से बड़े साइज की जागीर मिल जाती थी, तो इनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों तरफ से विन विन है। अकबर को इनकी आर्मी मिल रही है, और अकबर को इनके साथ में नोबिलिटी में इनको जब ये इंडक्ट कर रहे हैं तो ये इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोकल रूलर्स हैं, उनको अपने ओरिजिनल किंगडम से ज्यादा बड़े साइज की जागीर मिल रही है, तो उनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है। तो दोनों तरफ से फायदे में है, और इस वजह से मनसबदारी सिस्टम वाज अ हिट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो राजा हैं, लोकल रूलर्स हैं, या तो ये अपनी खुद की टेरिटरी रिटेन कर सकते हैं, या फिर इनको जागीर मिलती थी जिसको ये एडमिनिस्टर कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कभी जो जागीर होती थी इनके ओरिजिनल किंगडम से भी ज्यादा बड़े साइज की होती थी, और इसी वजह से हम देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम बहुत बड़ा सक्सेस रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तरफ अकबर को इनकी आर्मी मिल रही है एक्सपेंशन के लिए, दूसरी तरफ ये जो मनसबदार है इनको सिक्योरिटी मिल रही है, क्योंकि बाय चांस इनके किंगडम के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो मुगल आर्मी आके उसको टैकल करेगी। तो इनको अकबर का प्रोटेक्शन मिल रहा है, और अकबर को रिटर्न में इनकी आर्मी मिल रही है, और अकबर इनको एडमिनिस्ट्रेशन भी दे रहा है अपने एम्पायर के अंदर। इसी वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये सिस्टम जो है बहुत सक्सेसफुल रहा, और अकबर की रेन में मुगल एम्पायर ने अपनी जड़ें ठोस कर ली। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम खास करके राजपूत मनसबदार्स की अगर बात करें, तो उनको अपनी खुद की जिस एरिया के अंदर वो पुश्तैनी, उनकी जो पुश्तैनी लैंड है, वही टेरिटरी उनको एज जागीर मिला करती थी, और इसको हम कहते हैं वतन जागीर, यानी खुद का जो वतन है वही जागीर के अंदर मिल गया। ये जो वतन जागीर होती थी स्टूडेंट्स, ये हेरिडिटरी होती थी, यानी कि जो एक राजपूत राजा है उससे फिर उसके बेटे को जाएगी, और नॉन ट्रांसफरेबल है, कभी किसी और को नहीं दी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जो बचे हुए मनसबदार हैं, उनको जो जागीर मिलती थी वो जरूरी नहीं है कि हेरिडिटरी हो, और ट्रांसफरेबल भी होती थी, यानी कि जब तक वो जॉब के अंदर हैं तब तक के लिए उनके पास जागीर है, बाद में किसी और को भी जा सकती है, और विद इन द जॉब भी अगर वो कोई करप्शन कर रहे हैं तो उनकी जागीर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। लेकिन राजपूत्स के साथ में हमारे पास में एक एक्सेप्शन है, जिसमें कि उनको अपने खुद के किंगडम यानी कि वतन जागीर मिल रही है, जो कि हेरिडिटरी है, उनके बच्चों को ही आगे जाएगी, और उसके अलावा इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी भी और लोकल रूलर को। Apart from the students, one of the most important aspects with respect to Akbar will be the consideration of his religious policy. अकबर जो है स्टूडेंट्स अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। ऑर्थोडॉक्स इन द सेंस कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मैं मुस्लिम हूं तो मैं सिर्फ इस्लाम को इम्पोर्टेंस दूंगा। अकबर जो है वो रिलीजियसली बहुत ओपन थे, और बहुत सारे अलग रिलीजन के लोगों से डिस्कशन करना पसंद करते थे, और बहुत रिलीजियसली टॉलरेंट थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एक्सपेंशन के अलावा हमारे पास में अकबर की रेन में जिस चीज पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है इनकी असिमिलेटिव रिलीजियस पॉलिसी।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं राजपूत से अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या करते हैं, जजिया को अबॉलिश कर देते हैं 1564 में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं पिलग्रिम टैक्स भी लगता था हिंदूज के ऊपर। बेसिकली अगर वो अपने रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने जाते थे तो उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था, और इस टैक्स को भी अकबर ने हटवा दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये दोनों चीजें क्यों हो रही हैं। ये दोनों चीजें इसलिए हो रही हैं कि वी कैन विन ओवर दी राजपूत्स, राजपूत्स पे विन ओवर करने के लिए ये दोनों चीजें अकबर ने करी, और ये बहुत ही कारगर साबित हुई। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी एक्सपेंशन पढ़ा है अकबर का, उसमें आपने देखा होगा कि अकबर खुद नहीं लड़ने जाते हैं, उनके बिहाफ पे सारे राजपूत रूलर्स ही हैं जो उनके बिहाफ पे लड़ने जाते हैं और इनके लिए एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर चीज जो अकबर ने करी वो ये है कि जजिया और पिलग्रिम टैक्स जो है इन दोनों को अबॉलिश कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि अकबर रिलीजन और फिलॉसफी के अंदर बहुत ही डीप इंटरेस्ट लेते थे, इस वजह से इन्होंने 1575 में एक रिलीजियस हॉल बनाया, एक रिलीजियस डिस्कशन का हॉल बनाया जिसे कहते हैं इबादत खाना। स्टूडेंट्स, इबादत खाना जो है इसको इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी एक नई सिटी है जिसको इन्होंने आगरा के अंदर इस्टेब्लिश किया था। तो हम देखते हैं आगरा वॉज द सीट ऑफ पावर अंडर अकबर, जहां पे हमारे पास रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट के अलावा फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी के अंदर हम देखते हैं इन्होंने एक प्रेयर हॉल बनाया जिसमें रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, और इसका नाम है इबादत खाना। इबादत खाना जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अकबर अलग अलग रिलीजन्स के स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे और उनके साथ में रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अदर रिलीजन्स एज वेल। इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने हिंदू स्कॉलर्स, जैन स्कॉलर्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट और जोरास्ट्रियनिज्म से एसोसिएटेड जो स्कॉलर्स हैं इनको बुलाया और इनके साथ वो डिस्कशंस किया करते थे। कुछ स्कॉलर स्टूडेंट्स जिनको इन्होंने इनवाइट किया था इबादत खाना में, इनके नाम मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये आदमी जो है क्या इसको अकबर ने इबादत खाना में इन्वाइट किया था या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास में जोरास्ट्रियनिज्म से एसोसिएटेड एक पारसी प्रीस्ट हैं जिनका नाम है मेहरजी राणा। इनको अकबर इनवाइट करते हैं इबादत खाना में। एक हमारे पास जैन मंक हैं जिनका नाम है हीरा विजयसुरी। ये जो हैं इनको भी इनवाइट करते हैं अकबर, कहाँ पे, इबादत खाना में डिस्कशन के लिए। हिंदूज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में एक पंडित हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास को भी अकबर ने इनवाइट किया इबादत खाना में। और उसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स अकबर जो हैं, पोर्चुगीज जो लोग हैं, पोर्चुगीज हमारे पास आकर बैठ चुके हैं। हमने विजयनगर भामिनी में डिस्कशन किया था कि 1498 में वास्को ड गामा कैलकट में लैंड करते हैं और उसके बाद से पोर्चुगीज जो हैं वो अपनी एक प्रोमिनेंट प्लेस बना लेते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो पोर्चुगीज हैं उनसे अकबर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इबादत खाना में 2 जेजुइट प्रीस्ट्स को भेजिए। एज अ रिजल्ट ये जो हैं 2 फादर्स को भेजते हैं, एक है फादर अक्वेविया और दूसरे हैं फादर मॉन्सराटे। तो ये जो दोनों हैं इनको पोर्चुगीज ने भेजा था अकबर की रिक्वेस्ट पे इबादत खाना में रिलीजियस डिस्कशंस के लिए। इन सब के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होते हैं और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हम देखते हैं ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो इबादत खाना है इसको 1582 में कुछ ही समय के अंदर बंद करवा दिया गया था। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स की इबादत खाना के अंदर हम देखते हैं जब भी ये रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, अगर मान लीजिए 2 रिलीजियस गुरुज खड़े हैं, एक हिंदू खड़ा है और लेट्स से एक पारसी खड़ा है, तो हर कोई ये कोशिश करता था कि अपने रिलीजन को दूसरे से बड़ा बताए, और इस वजह से बहुत ज्यादा बिटरनेस होने लगी। मोर ओवर हमारे पास जो थियोलॉजियंस हैं, उलेमा जो बैठा है, जो कि हमारे मुस्लिम थियोलॉजियंस है, वो तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लग गए अकबर से कि भाई ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरऑल बहुत ज्यादा बिटरनेस होने लगी क्योंकि हर रिलीजन का जो स्कॉलर है वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था और अपने रिलीजन को बड़ा बताने की कोशिश करता था। एज अ रिजल्ट इबादत खाना को बंद कर दिया गया और ये जो रिलीजियस डिस्कशंस थे इनको खारिज कर दिया गया 1582 में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के तहत 1579 के अंदर भी एक बड़ा इवेंट होता है। बेसिकली यहाँ पर अकबर जो है एक रिलीजियस डिक्री, एक रिलीजियस फरमान जारी करते हैं जिसे हम कहते हैं महजर।
महजर को बोला जाता है डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी, यानी कि ये जो महजर अकबर ने जारी किया है ये इनफैलिबल है और इसके तहत अकबर ने अपनी खुद की रिलीजियस पावर्स को असर्ट किया था। बेसिकली हम देखते हैं कि उलेमा जो है वो भी आपस में झगड़ते रहते थे कि जो भी हमारे पास में इस्लामिक लॉ है उसके इंटरप्रिटेशन को लेके आपस में झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पे अकबर ने बोला, महजर के थ्रू उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई भी रिलीजियस डिस्कशंस होते हैं जिसमें हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मेरा वर्ड फाइनल होगा, मेरा इंटरप्रिटेशन जो होगा कुरान का वो फाइनल होगा, ना कि उलेमा का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अकबर जो है इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को एक तरह से असर्ट किया है महजर को जारी करके। इसका ईयर आपको याद रखना है, महजर को और क्या बोलते हैं ये याद रखना है, और इसके तहत अकबर ने क्या असर्ट किया कि भाई मेरी सबके ऊपर पावर है, उलेमा से भी ऊपर हूं मैं रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1582 में ही अकबर जो है एक नया रिलीजन सेटअप करते हैं। ये जो नया रिलीजन है इसका नाम है दीन इलाही, या फिर इसको तौहीद इलाही भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे अगर हम कन्वर्ट करें तो इट इज डिवाइन मोनोथीज्म, जो कि एक भगवान में बिलीव करती थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स दीन इलाही के तहत अकबर अपनी सुलह कुल की पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं। सुलह कुल का मतलब लिटरली होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसका लिटरल मीनिंग है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और इसके तहत ये इक्वल टॉलरेशन टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स और हर रिलीजन को बराबर की रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं। इस सुलह कुल की अगर हम बात करें तो इसकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है उसमें हर रिलीजन से कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स लिए गए हैं। सो बेसिकली इट इज द अमेलगमेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स विथ विच अकबर वाज फेमिलियर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सूफी टाइप का रिलीजन है ये, जिसमें भगवान की तरफ डिवोशन की बात करी जाती है। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि तौहीद इलाही जो है इसको परस्यू बहुत ही कम लोगों ने किया और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, और अकबर की डेथ के साथ में तौहीद इलाही का जो कॉन्सेप्ट है, डिवाइन मोनोथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स अगेन अकबर की रिलीजियस फिलॉसफी, रिलीजियस पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इबादत खाना कब बना, कब बंद हुआ, इबादत खाना में किसको इनवाइट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा महजर क्या था, दीन इलाही क्या था, ये जो पॉइंट्स हैं ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है और इनके ऊपर सवाल आने के बहुत चांसेस रहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेंशन से ज़्यादा आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न बैठते थे उनका एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अकबर जो है उनके कोर्ट को नौ नोबल्स थे जो कि अडॉन कर रहे थे और वो अकबर के बहुत ही खास थे, और इन्हें हम कहते हैं द 9 जूल्स ऑफ अकबर, यानी कि नवरत्न। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे पास पहले नवरत्न है उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबर के कोर्ट पोएट थे स्टूडेंट्स, और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी। बेसिकली अकबरनामा जो है ये 3 वॉल्यूम में है और ये हमें अकबर की रेन के बारे में बताती है और अकबर की बायोग्राफी भी है ये। अकबरनामा का जो तीसरा वॉल्यूम है, पहले और दूसरे के अंदर उनके पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, जीनियोलॉजी, ये सब बताया हुआ है। अकबरनामा का जो तीसरा वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं आईने अकबरी। तो आईने अकबरी अकबरनामा का ही पार्ट है। आईने अकबरी जो है स्टूडेंट्स इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें हमें स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के, इस वजह से इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अबुल फजल जो हैं इन्होंने इनके कोर्ट हिस्टोरियन होने के साथ साथ इनकी आर्मी को भी लीड किया है डेक्कन के वॉर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अबुल फजल जो हैं इनको मार दिया गया था सलीम के ऑर्डर पे बाय अ रूलर नोन एज बीर सिंह बुंदेला। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स द सेकंड मेजर नवरत्न इज फैजी। फैजी जो हैं ये भी एक पोएट थे और पर्शियन में बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री लिखते थे। ये अबुल फजल के भाई थे। इन्होंने आप देखेंगे कि फैजी जो है इनके सुपरविजन के अंडर महाभारत जो है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था। तो अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे रिलीजन्स में और उनकी लिटरेरी कॉम्पोजिशंस के अंदर इंटरेस्टेड थे। इसी के तहत उन्होंने अपने रेन में बहुत सारी किताबें जो हैं पर्शियन में ट्रांसलेट करवाई हैं, जिसमें से एक थी महाभारत। महाभारत किसके सुपरविजन में ट्रांसलेट हुई है? फैजी के सुपरविजन में ट्रांसलेट हुई है।
इन्होंने हमारी एक मैथ्स की बुक थी जिसको भास्कर ने लिखा था, इसका नाम है लीलावती, भास्कर आचार्य ने इसको लिखा था स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की बहुत पॉपुलर बुक है, इसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशंस के ऊपर अभी रिसेंटली 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो इन पॉइंट्स को आप ठीक से याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अकबर के एक नवरत्न है तानसेन। आई एम श्योर आप सबने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े म्यूजिशियन रहे हैं तानसेन, जो कि रामचंद्र एक राजा थे, उनके कोर्ट में पहले बैठा करते थे और उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था तानसेन। इनका एक्चुअल नाम है तान मिश्रा, तो ये एक हिंदू थे लेकिन इनको टाइटल मिला तानसेन का। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अकबर ने इनको मियाँ का टाइटल दे दिया और फाइनली इनका टोटल नाम बनता है मियाँ तानसेन। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत सारी जो राग हैं वो बनाई, और उसके अलावा हम देखते हैं अगेन ये बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास है राजा बीरबल। राजा बीरबल का हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं रोशनाई रिबेलियन में। रोशनाई रिबेलियन में राजा बीरबल को भेजा गया था अकबर के द्वारा, लेकिन वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे राजा बीरबल जो हैं ये ओरिजिनली एक हिंदू हैं जिनका नाम है महेश दास, और आगे ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अकबर जो हैं इन्होंने ही इन्हें ये दोनों टाइटल दिए थे राजा और बीरबल के, और इसी वजह से हम इनको पॉपुलरली राजा बीरबल के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, रोशनाई रिबेलियन के तहत जो है इनकी डेथ हो जाती है। यूसुफ शाहीज ये रोशनाई का ही पार्ट है, इनसे फाइट करते करते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में है राजा टोडरमल। टोडरमल की अगर हम बात करें तो टोडरमल को भी बहुत सारे कैंपेन्स के तहत, रोशनाई रिबेलियन को भी इन्होंने ही फाइनली करवाया था, तो बहुत सारे कैंपेन्स के तहत टोडरमल को भेजा जाता था। और टोडरमल से एसोसिएटेड जो सबसे पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है स्टूडेंट्स कि इन्होंने रेवेन्यू असेसमेंट का एक मेथड निकाला था जिसे बोला जाता है दहसाल सिस्टम। दहसाल सिस्टम क्या है इसको हम ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि दहसाल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा टोडरमल। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि टोडरमल ने इससे पहले शेरशाह सूरी के अंडर भी काम किया था। अकबर इनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे और इसके तहत इन्होंने इन्हें एक टाइटल भी दिया था, दैट इज दीवाने अशरफ। टोडरमल के अलावा जो नेक्स्ट नवरत्न है स्टूडेंट्स वो है मानसिंह। मानसिंह ही वो रूलर हैं जो इनके लिए मेवाड़ को कलेक्ट करके लेके आएंगे, मेवाड़ को कैप्चर करेंगे इनके लिए। और मानसिंह जो है इन्होंने इनके बिहाफ पर बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ा था, और ये इनके वन ऑफ द ट्रस्टेड जनरल्स थे जिन्होंने इनको मुगल एम्पायर एक्सपैंड करने में बहुत हेल्प करी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है फकीर आजियुद्दीन। और फकीर आजियुद्दीन जो है ये एक सूफी मिस्टिक थे जो कि अकबर के चीफ एडवाइजर्स में थे, अकबर इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और ये इनके कोर्ट के एक नवरत्न थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है अब्दुल रहीम खान खानम। इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। बैराम खान जो कि अकबर के रीजेंट रहे थे उनके बेटे थे ये, इन्होंने इनके लिए डेक्कन में एक्सपेडिशंस भी लड़े हैं। उसके अलावा अब्दुल रहीम खान खानम जो हैं ये एक बहुत ही बड़े पोएट रहे हैं जिन्होंने इनके ग्रैंडफादर अकबर के जो ग्रैंडफादर हैं बाबर, उनकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा या फिर हम इसको कहते हैं तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी जो है इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। तुजु के बाबरी जो है स्टूडेंट्स ओरिजिनली बाबर ने इसको चगतई तुर्की में लिखा था, चगतई तुर्की में लिखा था, पर्शियन में नहीं लिखा था, इसलिए इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाते हैं अब्दुल रहीम खान खानम। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास लास्ट मेजर नवरत्न है इनका नाम है मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका जो है इनको खाने आजम भी बोला जाता था और ये अकबर के फॉस्टर ब्रदर थे। इनको गुजरात का सूबेदार अपॉइंट कर दिया गया था। तो इन 9 नवरत्न के नाम, इनके अंडर क्या ट्रांसलेशंस हुए हैं या फिर इनसे एसोसिएटेड कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है क्या, ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं। अगेन ये पॉलिटिकल नहीं, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री होती है, सोशल हिस्ट्री होती है जिसके ऊपर हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ मेजर एस्पेक्ट्स अकबर की रेन के जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो नेक्स्ट मुगल रूलर है जहांगीर, उनका डिस्कशन शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है, 1605 से 1627 का।
जहांगीर अकबर को सक्सीड करते हैं, और जब ये अकबर को सक्सीड करते हैं तो हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज थी उनको ये आगे लेकर जाते हैं। तो इसमें कुछ नया ऐड नहीं होता है एज सच। हम देख रहे हैं जजिया अभी भी अबॉलिश्ड है, पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश्ड है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम है वो एकदम सेम चल रहे हैं। जहांगीर की रेन में हम देखते हैं कि भाई वो कोशिश करते हैं डेक्कन की तरफ एक्सपेंशन करने की, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते। इसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि इनके जो अपने बेटे हैं प्रिंस खुर्रम ही स्टूडेंट्स आगे जाके शाहजहां बनने वाले हैं। तो जो प्रिंस खुर्रम है स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं कि ये जो है रिवोल्ट कर देते हैं, और इस वजह से जहांगीर जो कि डेक्कन के अंदर एक्सपैंड करना चाह रहे थे उसके अंदर वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं मैक्सिमम जो जहांगीर सक्सेस पा पाते हैं वो ये है कि अकबर की डेथ के बाद और जहांगीर के जो अकबर की डेथ का टाइम आ रहा है और जहांगीर पावर में आते हैं उस बीच के अंदर हम देखते हैं कि अहमदनगर जो है वो बहुत सारे एरियाज जो है उनको रिकैप्चर कर लेता है मुगल एम्पायर से, जो इनको पहले सीड किए गए थे। तो ये जो एरियाज है इनको रीगेन करने में इसको सक्सेस मिल जाती है, और इसमें हमारे जो डेक्कन के गवर्नर हैं उनका नाम है अब्दुर्रहीम खाने खानम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जहांगीर की रेन में एक पर्टिकुलर आदमी है जो कि अहमदनगर में पावर में आ रहे हैं, इनका नाम है मलिक आंबर। मलिक आंबर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक स्लेव थे, इथोपिया से एक स्लेव थे, और ये यहाँ पर पावर में आ रहे हैं। इथोपियन स्लेव्स को स्टूडेंट्स बोला जाता था हबशी, और ये नोबिलिटी का पार्ट थे। ठीक है, ये नोबिलिटी का पार्ट थे और एक ये हबशी नोबल थे। तो यहाँ पे ये ज्यादा पावर में आ जाते हैं और अहमदनगर से मुगल्स को हटाने की कोशिश करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को हटाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ये मराठास की हेल्प लेके, जो कि अभी इस टाइम पे पावर में आ चुके हैं। ठीक है, मराठास अभी पावर में इन द सेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जहांगीर के अंडर मराठास जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये एक मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि लड़ाकू हैं इन नेचर, ठीक है, सोल्जर्स टाइप के हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के इनका सपोर्ट लेता रहता था बार बार मुगल से लड़ने के लिए। तो मराठास अभी एज एन एम्पायर इमर्ज नहीं हुए हैं, उसके अंदर अभी काफी टाइम पड़ा है, लेकिन मराठास जो हैं एज अ मिलिट्री ग्रुप इनका मार्शल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, और इसीलिए हम देखते हैं अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा इनकी मदद लेते थे मुगल से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे मलिक अंबर जो है मराठास की मदद लेते हैं और मुगल फोर्सेस को एक बार के लिए डिफीट कर देते हैं, और बेरार और बालाघाट और कुछ पार्ट्स हैं अहमदनगर के जिनको रिकैप्चर करके उन पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जहांगीर कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है खुर्रम का रिवोल्ट, शाहजहां का रिवोल्ट चल रहा है, इस वजह से बहुत लंबे टाइम के लिए हम डेक्कन पे ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे कुछ समय बाद क्या होता है, पॉलिटिकल रीजनिंग के थ्रू जहांगीर और शाहजहां जो है वो मलिक अंबर के साथ में जो रिलेशंस है उनको बेटर कर लेते हैं। शाहजहां के रिवोल्ट को पहले पैसिफाई करते हैं जहांगीर, और उसके अलावा मलिक अंबर जो है बाद में उनको पैसिफाई करते हैं, और इसी के तहत डेक्कन में शांति हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई नई टेरिटरी तो हम डेक्कन में ऐड नहीं कर पाए, पर जो पुरानी थी हमारे पास में उनको हमने रिटेन कर लिया। हम कोई भी नई टेरिटरी इसलिए नहीं ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि शाहजहां जो है उनका बीच बीच में रिवोल्ट चल रहा है, और उसको पैसिफाई करने की वजह से जहांगीर बिजी रहते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं जहांगीर की रेन में जो एक्चुअल इन्फ्लुएंस था वो इनकी वाइफ का था, जिनका नाम है नूरजहां। इनकी वाइफ का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था स्टूडेंट्स। नूरजहां जो है वो अपने भाई असफ खान और अपने पिता इत्मद उद्दौला इनके साथ मिलके जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर ध्यान देती थी। टेक्निकली नाम के रूलर थे जहांगीर, एक्चुअली में पावर जो थी वो नूरजहां, उनके फादर और उनके भाई के हाथ में थी। और क्योंकि नूरजहां इतनी ज्यादा पावर में थी, ये भी एक कारण था कि शाहजहां जो है बार बार रिवोल्ट करते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि नूरजहां पावर में थी इसलिए बड़ा फेमसली इसको पेटीकोट सरकार भी बोला जाता था, क्योंकि एक वुमेन थी वो ज्यादा पावर में थी इस टाइम पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जहांगीर की रेन में एज सच हमारे पास कुछ याद करने के लिए नहीं है। डेक्कन के अंदर हमने देखा कभी कुछ एरिया हाथ से चला गया, फिर उसको रिकैप्चर कर लिया, फिर हाथ से चला गया, फिर रिकैप्चर कर लिया। इस वजह से डेक्कन के अंदर कोई नई टेरिटरी ऐड नहीं होती, पर हाँ जो पुरानी हाथ से गई थी उनको हमने रिटेन कर लिया। उसके अलावा अपन ने नूरजहां की बात करी। नूरजहां जो है वो अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ मिलके एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, और इसी वजह से इसको पेटीकोट सरकार भी कहा जाता था।
जहांगीर की रेन का स्टूडेंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि महाराणा प्रताप जिनके साथ बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था उसमें वो हार तो गए थे, लेकिन मेवाड़ के अंदर स्ट्रगल कंटिन्यूअस था। उन्होंने मुगल्स की सुजरेनिटी मानी नहीं, बार बार उनका योक ओवरथ्रो कर देते थे और लड़ रहे थे वो उनके अगेंस्ट। इट इज ओनली अंडर जहांगीर कि हम देखते हैं महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है और उसके बाद में महाराणा प्रताप के जो सक्सेसर्स आते हैं अमर सिंह और उनके बेटे करण सिंह, अमर सिंह और उनके बेटे करण सिंह, ये जो हैं ये फाइनली मुगल्स की सुजरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद मेवाड़ जो है कंप्लीटली मुगल एम्पायर का पार्ट बनता है। और इसके तहत करण सिंह जो है उनको जहांगीर एक बड़ी सारी जागीर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है डिसाइसिव नहीं था, महाराणा प्रताप हार तो गए थे लेकिन उन्होंने मुगल्स के आगे घुटने नहीं टेके एंड तक। Only it is in his successors rule, that is Amar Singh and Karan Singh, that you will see Jahangir will be able to compile Mewar as a part of the Mughal Empire. इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में है नेक्स्ट रूलर शाहजहां। शाहजहां और जहांगीर की रेन में एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा रिलीजियस और कल्चरल पॉलिसीज के अंदर कुछ एज सच पॉइंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्होंने अकबर की जो पॉलिसीज थी उन्हीं का एक्सटेंशन किया है। हाँ, पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर में जरूर हम देखते हैं कि इन्होंने एडिशंस कराए हैं, लेकिन उनको हम अलग से आर्ट एंड कल्चर के अंदर डील करेंगे जब हम मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ रहे होंगे या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हम मेजर फोकस इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल पॉलिसीज पे कर रहे हैं, और क्योंकि अकबर की जो सोशल पॉलिसीज थी उन्हीं को जहांगीर और शाहजहां ने कैरी फॉरवर्ड किया है, इसलिए उनका डिस्कशन करना जरूरी नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स शाहजहां की अगर हम बात करें तो ये पावर में आ जाते हैं 1628 के अंदर, टेक्निकली 1627 में ही आ जाते हैं और 1658 तक ये रूल करने वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं शाहजहां जो हैं वो पहली बार डेक्कन की तरफ बहुत अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। अकबर और जहांगीर के अगेंस्ट अब की बार शाहजहां जब पावर में आएंगे तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं डायरेक्टली अनेक्स करूंगा जो एरियाज हैं। हमने अभी तक क्या किया था, अहमदनगर को कैप्चर किया छोड़ दिया, कैप्चर किया छोड़ दिया, लेकिन अब की बार शाहजहां जो आए हैं उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं जो है अहमदनगर को कैप्चर करूंगा, अनेक्स कर लूंगा, अपना पार्ट बना लूंगा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन लगाऊंगा यहाँ पर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये बीजापुर, मराठा और गोलकोंडा, ये जो तीनों हैं जो अहमदनगर की मदद कर सकते थे मुगल्स को रोकने में, उन तीनों को अपनी तरफ कर लेता है और अहमदनगर को आइसोलेट कर देता है, और इसी के तहत वो अहमदनगर को हरा देते हैं और इसको मुगल एम्पायर का पार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा एक मेजर चेंज है पॉलिसी के अंदर डेक्कन की तरफ मुगल्स का। शाहजहां के आते ही हमने अहमदनगर को कैप्चर किया है, अनेक्स करके मुगल एम्पायर का पार्ट बना लिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको छोड़ देते थे ओरिजिनल डायनेस्टी के साथ, लेकिन अब की बार जो है हमने निजाम शाही डायनेस्टी को खत्म कर दिया। निजाम शाही डायनेस्टी इज ओवर नाउ, हमने इसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया है और अहमदनगर को मुगल एम्पायर का पार्ट बना लिया है। और इसको करने के लिए हमने क्या किया, बीजापुर, गोलकोंडा और मराठास जो हैं इनको अपनी तरफ कर लिया और अहमदनगर को अकेला कर दिया, और इस वजह से ये खत्म हो गया। मराठास की बात स्टूडेंट्स मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मराठास का जो डिस्कशन है वो हम प्रॉपरली शिवाजी के आने से करेंगे। यहाँ तक अगर हम मराठास की बात करें तो ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, मार्शल कैरेक्टर है इनका, लड़ाकू फोर्स है ये, और ये अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए, वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे, यानी छुप के वार करने के लिए जाने जाते थे। और इसी वजह से इस ग्रुप को जो है, इस सोल्जर के जो ग्रुप को है, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर तीनों अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे जिससे मराठा मुगल्स के अगेंस्ट लड़ पाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब हम अहमदनगर को खत्म कर देते हैं, निजाम शाही डायनेस्टी को हमने खत्म कर दिया, उसके बाद में हम बीजापुर और गोलकोंडा के साथ भी पीस ट्रीटीज साइन करते हैं और इन पीस ट्रीटीज को हम कहते हैं अहदनामा। इन पीस ट्रीटीज के तहत हम देखते हैं कि बीजापुर और गोलकोंडा जो है मुगल सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि एनुअल ट्रिब्यूट देंगे अब ये मुगल्स को। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बीजापुर जो है उसको कुछ कंसेशन दिया जाता है। इस पीस ट्रीटी के तहत बीजापुर को मुगल्स कुछ पार्ट्स अहमदनगर के दे देते हैं। पार्ट्स ऑफ अहमदनगर आर गिवन टू बीजापुर एज अ पार्ट ऑफ अहदनामा पीस ट्रीटी। ठीक है, तो बीजापुर को खुश करने के लिए हमने थोड़ा सा पार्ट अहमदनगर का इनको दे दिया। उसके अलावा इन दोनों ने रिटर्न में क्या किया है, मुगल सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये मुगल्स को एनुअल ट्रिब्यूट देंगे।
हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि शाहजहां की खुद की रेन में, जो उनका लास्ट ईयर है रेनिंग का, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये खुद अपनी जो ट्रीटी है उसको इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली अहदनामा में शाहजहां ने बीजापुर और गोलकोंडा जो है इनको फ्री हैंड दिया था कि आप डीप साउथ के अंदर एक्सपेंशन कर लो, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप अहमदनगर की तरफ एनक्रोच नहीं करोगे, वो हमारे किंगडम का पार्ट है। लेकिन जब बीजापुर और गोलकोंडा डीप साउथ में एक्सपैंड करने लगते हैं और उनके पास बहुत पैसा आने लगता है, तो शाहजहां थोड़े लालची हो जाते हैं और वो खुद ही अपनी पीस ट्रीटी, जिसको हम अहदनामा कहते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और अहमदनगर का जो पार्ट इन्होंने बीजापुर को दिया था उसको वापस से कैप्चर कर लेते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि दोबारा से बीजापुर, गोलकोंडा और मुगल्स के अंदर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अहदनामा को खुद शाहजहां ने इग्नोर किया है और इस वजह से डेक्कन के अंदर फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। किस कारण से इन्होंने इग्नोर किया था? क्योंकि ये डीप साउथ के सोर्सेस को, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, लालच आ गया था इनके अंदर। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये जो गलती शाहजहां ने करी, इसके लिए बहुत डियरली पे करेंगे औरंगजेब, और डेक्कन का जो एक्सपेडिशन है यही मेन कारण रहेगा कि मुगल ट्रेजरी डिक्लाइन हो जाएगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, और औरंगजेब की डेथ के बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर टूट जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम शाहजहां की बात करें तो आपको अहदनामा ट्रीटीज जो है इनको जरूर याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि निजाम शाही डायनेस्टी जो है इसको फाइनली वाइप आउट कौन कर रहा है? इसको फाइनली वाइप आउट कर रहे हैं शाहजहां, और इन्होंने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट रूलर की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो है 1658 में ये पावर में आ जाएंगे और 1707 अपनी डेथ तक जो है ये रूल करेंगे। औरंगजेब की डेथ के साथ हम कहते हैं मुगल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मार के सक्सेशन में आता है, क्योंकि शाहजहां जो है, शाहजहां ने औरंगजेब को नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया था। दारा शिकोह जो है स्टूडेंट्स, उनको एक बहुत ही अच्छा आदमी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर अकबर जो हैं उनके बहुत सारे ट्रेसेस थे। ठीक है, अकबर जैसे थे वो, बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंट थे और बहुत ही पॉपुलर थे मासेस के अंदर। तो दारा शिकोह जो है इनको अपना सक्सेसर प्रमोट किया था शाहजहां ने। लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह के अलावा इनके 2 भाई और हैं, शुजा और मुराद, इन सबको मरवा देंगे और इन सबको मरवाने के बाद गद्दी पर आ जाएंगे औरंगजेब। तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉर्स ऑफ सक्सेशन होने वाले हैं और वॉर्स ऑफ सक्सेशन में फाइनली जीतते हैं औरंगजेब। दारा, शुजा और मुराद तीनों को मरवा देते हैं और उसके बाद गद्दी अज्यूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब औरंगजेब पावर में आते हैं तो उनका सारा ध्यान डेक्कन की तरफ होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि डेक्कन जो है उसमें बीजापुर और गोलकोंडा फिर से मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर देते हैं। गलती तो शाहजहां की थी, लेकिन अब इसके लिए पे करने वाले हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो हैं उन वो अपनी लाइफ का एक तरह से मोटो बना लेते हैं कि मुझे डेक्कन जो है उसको पूरा कैप्चर करना है। तो यहाँ पे वो अपनी जिंदगी का पूरा टाइम निकाल देंगे डेक्कन को कैप्चर करने में। इस वजह से मुगल ट्रेजरी को बहुत ज्यादा लॉस भी होगा और यही कारण है कि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन भी होने लगेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बीजापुर और गोलकोंडा के अलावा औरंगजेब की रेन में जो है मराठास एक बहुत बड़ी पावर बन के आएंगे। मराठास जो हैं वो एक बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे। इस टाइम पे हम देखते हैं कि शिवाजी जो हैं वो पावर में आ जाएंगे और शिवाजी भी एक तीसरी पावर बन जाएंगे जिनसे डेक्कन में डील करना पड़ेगा औरंगजेब को। मराठास का जो है स्टूडेंट्स हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। मराठास और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में औरंगजेब तक डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मुगल्स की, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मराठास का डिस्कशन करेंगे और उसके साथ मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए आप इतना समझ जाएं कि मराठास जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बन चुके हैं। शाहजहां की रेन तक हम देख रहे हैं कि मराठास जो है एक सोल्जर तरह का ग्रुप है, लेकिन ये अब इंडिपेंडेंट किंगडम बनने की कोशिश करेंगे औरंगजेब के अंडर। और जो सबसे पावरफुल मराठा रूलर इस टाइम आने वाला है उनका नाम होगा शिवाजी, और शिवाजी और औरंगजेब के अंदर कंटिन्यूअस लड़ाई चलने वाली है फॉर सुप्रीमेसी इन डेक्कन।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है डेक्कन की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं। बीजापुर और गोलकोंडा इनको तो ये सक्सेसफुली कैप्चर कर लेंगे, लेकिन मराठा से डील करते करते ये मर जाएंगे। मराठा से डील करते करते इनकी डेथ हो जाएगी फाइनली स्टूडेंट्स, लेकिन मराठास जो है उनको ये हरा नहीं पाएंगे। और आगे जाके हम देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद मराठास अपने लिए एक पूरा बड़ा सारा एम्पायर कार्व आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेक्कन जो है इसमें पहले ये मराठास की हेल्प भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं जो बचे हुए डेक्कन स्टेट्स हैं वो मराठास की हेल्प लेते रहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले औरंगजेब जो है जय सिंह जो कि गवर्नर हैं डेक्कन के, उनको भेजते हैं बीजापुर को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन ये जो एफर्ट है ये फेल हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बीजापुर के जो बड़े रूलर थे आदिल शाह, इनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद इनकी पावर वीक होने लगती है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं शिवाजी की पावर बढ़ रही है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मराठास जो हैं औरंगजेब की रेन के अंदर और ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि शिवाजी एज अ लीडर इमर्ज हो जाएंगे। तो आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर की, जिसमें कि आदिल शाह हमारे रूलर हैं, इनके ऑलरेडी मुगल से अच्छे रिलेशन थे, लेकिन इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं बीजापुर जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है, बट एट द सेम टाइम वीक हो गया है बीजापुर। इसको कॉन्कर करने में हमारे को आसानी होगी। इसके अलावा मराठा ज्यादा बड़ी पावर बन रहे हैं अंडर शिवाजी। और उसके अलावा गोलकोंडा में हम देख रहे हैं दो भाई हैं अखना और मदना, ये जो हैं ये बहुत ज्यादा पावर में आ रहे हैं और ये मुगल्स को परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से औरंगजेब जो है बहुत ही अग्रेसिव हो जाएंगे और अब की बार वो प्लान बनाएंगे कि भाई मैं बीजापुर और गोलकोंडा दोनों को अनेक्स करने वाला हूँ, इन दोनों डायनेस्टी को मैं खत्म करूंगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं कि मैं मराठास की हेल्प लेता हूँ, और इस बार जो है मराठास मान जाते हैं। और सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो फिर से कोशिश करते हैं मराठास की हेल्प लेने की, लेकिन मराठास से इनको कोई हेल्प नहीं मिलती। इंस्टेड मराठास क्या करते हैं, गोलकोंडा और बीजापुर की हेल्प करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट मुगल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मराठास जो हैं इनसे हमें ओरिजिनली कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये बार बार बीजापुर और गोलकोंडा की मदद करते हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है उनकी मराठा से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा बीजापुर और गोलकोंडा जो है शिवाजी की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब ने प्रण ले लिया है कि मैं इन दोनों डायनेस्टी को खत्म करूंगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोई फायदा नहीं होता इस हेल्प का, मराठास की हेल्प का कोई फायदा नहीं होता। औरंगजेब जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं बीजापुर और गोलकोंडा को कंप्लीटली खत्म करने में। तो आउटराइट अनेक्सेशन करते हैं ये 1684 से 87 के बीच में, और बीजापुर और गोलकोंडा जो हैं इनको सीज कर लेते हैं और इनको मुगल एम्पायर का पार्ट बना लेते हैं। तो अब कर्नाटका तक की जो पूरी टेरिटरी है वो औरंगजेब के अंडर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स मुगल एम्पायर का पार्ट बन चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक पावर बैठी है डेक्कन में जिसको औरंगजेब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरंगजेब मर जाएंगे लेकिन मराठास को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो 1687 से 1707 में हम देखते हैं कि ये जो है मराठास के साथ फाइट करते रहते हैं। 1707 में इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन मराठास की पावर कम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो पूरी रेन है, पूरी जो रेन है 1658 से 1707 की, इसका ऑलमोस्ट सारा टाइम जो है डेक्कन की तरफ चला गया है। डेक्कन में ही बैठे हैं वो, डेक्कन में कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे ना कैसे पावर कैप्चर कर लूँ। बीजापुर और गोलकोंडा को खत्म करने में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन मराठास जो हैं इनसे डील करने में सक्सेसफुल नहीं होते ये। इसी कारण से स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन डेक्कन एक्सपेडिशंस की वजह से मुगल्स की सेंट्रल ट्रेजरी कम होने लगती है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये एक बड़ा कारण बनता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल्स जो है वो अपना डिक्लाइन फेस करने लगते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं औरंगजेब जो है इनकी डेथ हो जाएगी 1707 में औरंगाबाद के अंदर। और इसके बाद आप देखेंगे इनकी डेथ के बाद धीरे धीरे बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं, बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू कर देंगे, और आगे जो सक्सेसिव रूलर्स आएंगे औरंगजेब के बाद वो इन रिबेलियंस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे, और यहाँ से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि औरंगजेब जो हैं इन्होंने क्या क्या गड़बड़ करी। एक तो हम देख रहे हैं कि भाई मराठास को जो है कंट्रोल नहीं कर पाए, मराठास की पावर को चेक नहीं कर पाए, मराठास को स्टार्टिंग में बहुत हल्के में ले गए औरंगजेब, और इस वजह से जो है इनको आगे, इनके सक्सेसर्स को आगे बहुत डियरली पे करना पड़ेगा मराठास के अगेंस्ट। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जजिया जो है उसको रीइम्पोज कर दिया, जजिया को रीइम्पोज कर दिया, और उसके अलावा इन्होंने राजपूतों से दुश्मनी मोल ली। राजपूतों से दुश्मनी मोलने का कारण क्या है, इन्होंने राजपूत जो हैं उनकी जो सक्सेशन थी उनके अंदर बहुत इंटरफेयर किया कि भाई नेक्स्ट कौन राजा बनेगा। इसकी वजह से राजपूत बहुत ज्यादा चिढ़ गए और उन्होंने काफी एलियनेटेड फील किया औरंगजेब की रेन के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था मुगल्स का, राजपूत्स थे, और राजपूत्स के साथ में इन्होंने इनके पर्सनल अफेयर्स में मेडल करना शुरू किया, और इस वजह से ये औरंगजेब से बहुत चिढ़ गए। मोर ओवर इन्होंने हिंदूज के अगेंस्ट अटैक किया, कैसे, जजिया को रीइम्पोज करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजपूत जो है इस वजह से भी चिढ़ गए। उसके अलावा औरंगजेब ने अपनी रेन में बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करवाए हैं, और ये डायरेक्टली हिंदूज के ऊपर अटैक था, और ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से राजपूत एलियनेटेड फील करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजपूत का सपोर्ट चला गया तो मुगल्स जो हैं धीरे धीरे टूटने लग गए। इसके अलावा मराठास की पावर तो बढ़ी रही है, राजपूत सब मदद नहीं कर रहे। वो राजपूत जो इतने पावरफुल थे कि इनके लिए इतना सारा एम्पायर बनाकर लाए हैं, वो अब इनसे दूर हो रहे हैं, और इस वजह से हम देखते हैं कि मराठास से भी फाइट करने में ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो एक प्रॉब्लम है राजपूत की एलियनेशन, दूसरी प्रॉब्लम है बढ़ती पावर मराठास की, जिससे औरंगजेब टैकल नहीं कर पाए। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेक्कन के जो स्टेट्स थे वो ऑल द टाइम औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार रहते थे, ऑल दो इन दी एंड इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा जो है उनको कैप्चर कर लिया था, लेकिन इसमें बहुत समय लग गया और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरंगजेब की रेन में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला जो पार्ट है वहां पर भी बहुत सारे रिबेलियंस देखने को मिलते हैं, लेकिन इन रिबेलियंस को अपनी रेन में औरंगजेब सक्सेसफुली सप्रेस कर पाए। पर औरंगजेब की डेथ होते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो एरियाज हैं वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। पंजाब के अंदर आप देखेंगे जो सिख्स हैं वो अपने लिए नया एम्पायर बना लेंगे औरंगजेब की डेथ के बाद, जाट जो हैं वो अपने लिए इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना लेंगे औरंगजेब की डेथ के बाद। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा ये सारे मेजर फैक्शंस हैं जो कि औरंगजेब की रेन में रहे, और औरंगजेब की डेथ होते ही आप देखेंगे सब के सब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, एक पार्ट जिसके ऊपर हमें फोकस करना है वो है औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। पहले हमने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी देखी जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जहांगीर ने और शाहजहां ने, बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंट पॉलिसीज थी, और इसी वजह से हम देखते हैं बड़ा ही अच्छे से मुगल एम्पायर चल गया। लेकिन औरंगजेब जब पावर में आते हैं तो वो अपनी रिलीजियस पॉलिसी बदल देते हैं, और इसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इनको जिंदा पीर या दरवेश का टाइटल दिया हुआ था, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सिंपल थी, बहुत ही सिंपल तरह से ये रहना पसंद करते थे, और इन्होंने ये सिंप्लिसिटी अपनी नोबिलिटी पर भी इम्पोज करी। फॉर इंस्टेंस इनकी नोबिलिटी अगर सिल्क का कपड़ा पहनती थी तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते थे औरंगजेब, वो कहते थे एकदम सिंपल लाइफस्टाइल रखो। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं औरंगजेब जो है वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे, और इनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस बहुत कम थी। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली शरिया लॉ के बिहाफ पर रूल करते थे, और इनको ये चाहिए था कि भाई मेरे एम्पायर के अंदर इस्लाम जो है वो पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए, इस्लामिक लॉ पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए, और इसी वजह से ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आते हैं हिंदू पॉपुलेशन खास करके राजपूत के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने कोर्ट के अंदर ड्रिंकिंग कल्चर जो है उसको बंद कर दिया, और उसके अलावा पब्लिक ड्रिंकिंग जो है उसको भी बैन कर दिया। यहाँ पे पब्लिक ड्रिंकिंग ना हो और कोर्ट के अंदर ड्रिंक कोई ना करे, इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली एक ऑफिसर लगाया जिसे हम कहते हैं मोहतसिब। मोहतसिब का काम क्या था, ये चेक करना कि पब्लिक प्लेसेस में कोई ड्रिंक नहीं कर रहा हो, और जो लोग हैं उनका एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, उनका जो पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो होना चाहिए, इस्लामिक लॉ जो है शरिया जो है उसके तहत वो अपनी डेली लाइफस्टाइल की गुजर बसर करें। तो इस सब को चेक करने के लिए इन्होंने मोहतसिब्स को अपॉइंट किया था।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मुगल्स के जो कॉइन्स थे उसके ऊपर हम देखते हैं एक इस्लामिक इंस्क्रिप्शन गुदी हुई होती थी जिसे कहते हैं कलमा। तो ये कुछ रिलीजियस लाइंस होती थी। इसका जो ये जो लाइंस होती थी इनको कॉइन्स के ऊपर लिखवाने से प्रोहिबिट कर दिया औरंगजेब ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये पोल्यूटेड हैंड से इधर उधर जाती हैं, कॉइन्स जमीन पे गिर जाते हैं, लोगों के पैरों में आते हैं, और क्योंकि कलमा बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली पायस लाइंस हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह से पल्यूट हो, और इस वजह से इन्होंने कलमा जो कि कॉइन्स के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था उसको प्रोहिबिट कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने नौरोज, नौरोज का मतलब होता है पर्शियन न्यू ईयर, पर्शियन न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता था मुगल एम्पायर में। इसको ओरिजिनली साफाविद रूलर्स जो थे ईरान के वो सेलिब्रेट करते थे। इसको इन्होंने मुगल एम्पायर में सेलिब्रेट करने से मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई ये पर्शियंस, ये साफाविद्स का और पर्शियंस का फेस्टिवल है, मुगल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको बंद करो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि औरंगजेब खुद म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने कोर्ट के अंदर जो है सिंगिंग और डांसिंग दोनों को बैन करवा दिया। लेकिन जो हमारा रॉयल बैंड है जिसको नौबात कहते थे, नौबात को इन्होंने अलाउ कर रखा था और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया जा सकता था, लेकिन सिंगिंग और डांसिंग इन दोनों को इन्होंने बंद करा दिया। औरंगजेब कहते थे म्यूजिक इज मुबाह, म्यूजिक इज मुबाह, गलत है, म्यूजिक इज अ सिन। ये जो है आदमी को एक अच्छे माइंड स्टेट के अंदर ले आता है, मतलब कि उसको बरगला देता है, वो एक दूसरे माइंड स्टेट में चला जाता है और जो चीज उसके सामने उस पर फोकस नहीं करता। इसलिए इन्होंने सिंगिंग डांसिंग इन सब जो फेस्टिविटीज इन टाइप के जो सेलिब्रेशंस थे उनको बैन करा दिया, और इंस्टेड इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और रॉयल बैंड जो है उसको अलाउ किया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे, ओके यहाँ पे एक और पॉइंट स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया औरंगजेब खुद म्यूजिक बहुत पसंद करते थे और ये खुद बहुत ही स्किल्ड वीणा प्लेयर थे। ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी स्किल्ड वीणा प्लेयर। इररिस्पेक्टिव अपनी राजा के धर्म को, अपने राज धर्म को निभाने के लिए इन्होंने उन हर प्रैक्टिस को बैन कर दिया जो कि इनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक जो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी वो ये थी कि इन्होंने जजिया को इंट्रोड्यूस किया 1679 में। अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया था। जहांगीर और शाहजहां दोनों के रेन में हम देखते हैं कि जजिया जो है अबॉलिश था, लेकिन इन्होंने इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे, और इसकी वजह से हम देखते हैं हिंदूज खास करके इनसे चिढ़ने लग गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक पॉइंट जो ध्यान रखने का है वो ये है कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस थे, बूढ़े लोग थे और जो बच्चे थे और विमेन थे, इनके ऊपर जजिया नहीं लगाया गया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जजिया जो है इसको री इंट्रोड्यूस करना रिलीजियसली बहुत ही बुरा रहा। हिंदूज जो है चिढ़ने लग गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके के लोग थे जिनको एग्जेम्प्ट था जजिया पे करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर औरंगजेब के रेन में जो था उसमें बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे एक्सपेडिशंस हो रहे थे। इसकी वजह से सेंट्रल ट्रेजरी जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, पैसा कम हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए औरंगजेब जो है वो लैंड टैक्स बढ़ा देते हैं। अब वो लैंड टैक्स बढ़ा देते हैं, इससे क्या होगा, जो पेजेंट्री है वो रिवोल्ट करने लग जाएगी, और इसी के तहत हम देखते हैं जाट रिवोल्ट्स होते हैं। जाट जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं औरंगजेब की रेन में। दो मेजर लीडर्स जो हैं जाट्स के, जो इनके अंडर रिवोल्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उनका नाम है राजा राम एंड उनके बेटे चुरामन। तो राजा राम और चुरामन जो हैं औरंगजेब की रेन में रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं औरंगजेब जो है लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो टैक्स है उसको बढ़ा देते हैं। इस वजह से पेजेंट्स ने भी रिवोल्ट कर दिया। तो राजपूत से एलियनेट हो गए, मराठास की पावर बढ़े जा रही है, हिंदूज जो हैं वो चिढ़ने लगे हैं क्योंकि इन्होंने जजिया इम्पोज कर दिया है। उसके अलावा टैक्स बढ़ा दिया, इस वजह से पेजेंट्री रिवोल्ट कर रही है, और जाट्स जो हैं वो राजाराम और चुरामन के अंडर रिवोल्ट कर रहे हैं, जिसकी भारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी औरंगजेब को। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औरंगजेब ने और अपनी रेन में क्या कराया। यहाँ पर स्टूडेंट्स पर्शियन हमारी कोर्ट लैंग्वेज थी, और पर्शियन लैंग्वेज को जो है काफी एनकरेज किया औरंगजेब ने। एक चीज जो आप नोट करेंगे वो ये है कि सिंगिंग तो इन्होंने बैन करा दी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि खुद ये म्यूजिक के बहुत बड़े पेट्रन थे, इस वजह से आप देखेंगे कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है उसके बहुत सारे काम औरंगजेब के रेन में प्रोड्यूस होते हैं।
तो अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डिलेमा है। औरंगजेब खुद को म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने ये सारी फेस्टिविटीज बैन करा दी। इसके बावजूद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बहुत सारी किताबें बनी हैं औरंगजेब की रेन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, औरंगजेब ने कुछ पॉलिसीज जो कि अकबर ने स्टार्ट कराई थी, कुछ सेरेमनीज थी एक्चुअली हैं जो कि अकबर ने स्टार्ट कराई थी, उनको बंद करवा दिया। ये है स्टूडेंट्स, एक तो है झरोका और दूसरी है तुलादान। तुलादान जो है उसमें क्या किया जाता था, एक तराजू होता था, एक तरफ पे गोल्ड और एक तरफ पे एम्परर जो है, रूलर जो है, उसको बैठा देते थे। तो रूलर के वेट जितना गोल्ड जो है उसका दान किया जाता था रूलर को। ये जो प्रैक्टिस है, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करते थे, इस वजह से उन्होंने इस प्रैक्टिस को बंद करवा दिया। इनिशिएट किसने करवाया था? अकबर ने। उसके अलावा दूसरी प्रैक्टिस थी झरोका दर्शन की। झरोका दर्शन में क्या होता है, जो मुगल एम्परर है वो सुबह आके बालकनी में एक अपीयरेंस ही देता है अपने एम्पायर के लोगों को और अपने नोबल्स को, और उसके बाद उनका दिन शुरू होता है। ये जो प्रैक्टिस है, क्योंकि औरंगजेब बहुत हम्बल थे इन चीजों को लेके, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को भी जो है बंद करवा दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि दो पॉलिसीज जो कि अकबर ने स्टार्ट कराई थी, दो सेरेमनीज, तुलादान और झरोका दर्शन, इन दोनों को खत्म करवा दिया औरंगजेब ने। इसके अलावा स्टूडेंट्स, औरंगजेब ने एस्ट्रोलॉजर्स को एल्मनैक्स बनाने से भी मना कर दिया। एल्मनैक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फोरकास्ट होते हैं, ठीक है। ये वेदर फोरकास्ट भी हो सकते हैं, वेदर फोरकास्ट भी होते हैं ये। और उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर हम प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस आपके फ्यूचर के हिसाब से भी हो सकते हैं। मेजरली एल्मनैक्स के अंदर वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स को है इन्होंने एल्मनैक्स बनाने से मना कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इन्होंने अपने कोर्ट में फायर क्रैकर्स और फायर वर्क्स का जो काम है, जो भी सेलिब्रेशन के लिए यूज होते थे, उनका यूज भी 1667 में बैन करा दिया। तो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज काफी रिजिड हैं। इससे हमें इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। जजिया इम्पोज कर दिया। जजिया इम्पोज करने के अलावा हम देखते हैं नोबिलिटी जो है, जो कि बहुत ग्रैंड तरीके से रहना पसंद करती थी, उनको बोला सिल्क के कपड़े नहीं पहनोगे। तुलादान, झरोका दर्शन जैसी जो ग्रैंड सेरेमनीज होती थी उनको बंद करा दिया। ड्रिंकिंग बंद करा दी, सोशल पार्टीज बंद करवा दी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारे पास में म्यूजिक है उसको बैन करा दिया। डांसिंग कोर्ट के अंदर बंद करवा दी। तो एंटरटेनमेंट की सारी एक्टिविटीज उन्होंने बंद करवा दी। नोबिलिटी चिढ़ने लग गई। रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से हिंदूज चिढ़ने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे काफी रिजिड है इनकी रिलीजियस पॉलिसीज, बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे ये, और इसकी वजह से हिंदू पॉपुलेशन को काफी ठेस पहुंची। हिंदू पॉपुलेशन को ठेस पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम औरंगजेब ने किया स्टूडेंट्स, वो ये था कि इन्होंने अपनी रेन में बहुत सारे टेम्पल्स तोड़वाए हैं। हम देखते हैं, एक तो नए टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने बैन लगा दिया। उसके अलावा चर्चेस, सिनागॉग कुछ भी नहीं बनवाने देते थे ये, सिर्फ मॉस्क बन सकते हैं। उसके अलावा कोई भी और धर्म के जो लोग हैं वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं कंस्ट्रक्ट करवा सकते। अगेन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ द हिंदू पॉपुलेशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा जो सोमनाथ का टेम्पल है, सोमनाथ काइंड ऑफ कर्स्टी टेम्पल था, बार बार डिमोलिश करवाया गया है। बार बार जो है फॉरेन जो इन्वेडर्स आते थे वो भी इसको तोड़ते थे। उसके अलावा हम देखते हैं औरंगजेब जो है, इन्होंने सोमनाथ को कंप्लीटली डिमोलिश करा दिया, जबकि इनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ऑपोजिशन आया था जाट्स और मराठास से। इसके बावजूद इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को तोड़वा दिया, और इसकी वजह से ये जो दोनों बड़ी पावर्स हैं ये इनके एनिमीज बन गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सोमनाथ के अलावा इन्होंने गुजरात में और भी बहुत सारे टेम्पल तोड़वा दिए। बनारस के अंदर जो हमारा बहुत ही पॉपुलर विश्वनाथ टेम्पल है, इसको तोड़वा दिया। मथुरा के अंदर हमारा केशव राय टेम्पल है, इसको तोड़वा दिया, और इनको तोड़वा के इनके ऊपर इसने मॉस्क बनवा दिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं औरंगजेब ने यहाँ पे एक और गलती करी है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं हिंदू पॉपुलेशन के साथ में, एंड एज अ रिजल्ट बड़े बड़े टेम्पल्स जो हैं हिंदूज के तोड़वा रहे हैं। इसकी वजह से इनसे हिंदू पॉपुलेशन बहुत चिढ़ रही है, इनको पॉलिटिकल अपोजिशन आ रहा है, और इसी वजह से हम देखेंगे कि इनकी डेथ होते ही मुगल एम्पायर टूटने लगेगा, क्योंकि ये सारी हिंदू पॉपुलेशन जो मेजर लीडर्स हैं इनके, मराठास हो गए, राजपूत हो गए, सिख्स हो गए, इनकी डेथ होते ही इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं उड़ीसा के अंदर हमारे पास हिस्टोरिक टेम्पल्स थे जिनको तुड़वाया। उदयपुर और जोधपुर हैं, उसके अंदर हमारे पास टेम्पल्स थे जिनको भी इन्होंने तुड़वा दिया। तो इतनी सारी जगहों पे इतने सारे टेम्पल्स, कम से कम 15 बड़े टेम्पल जो हैं वो औरंगजेब की रेन के अंदर तुड़वाए गए थे, और छोटे मोटे टेम्पल्स का तो काउंट ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक मेजर रीजन रहा जिसकी वजह से मुगल्स जो हैं उनकी तरफ हिंदूज का जो पहले अफेक्शन था वो खत्म होने लगा, और इनकी डेथ के बाद बहुत सारे हिंदू रूलर्स इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कल्चरल डेवलपमेंट्स की बात करें तो जो इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया है वो हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में डील करेंगे। उसके अलावा इनके अंडर अगर कोई किताबें बनी हैं तो वो हम लिटरेचर में देख लेंगे। पेंटिंग्स का कोई ऐसा इनकी रेन में डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा पेट्रनाइज नहीं करते थे औरंगजेब। इनका पूरा टाइम डेक्कन के अंदर ही निकल गया। इसके बावजूद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलीग्राफी राइटिंग जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको हम कहते हैं नक्श स्टाइल। नक्श स्टाइल जो है ये कैलीग्राफी लिखने का एक स्टाइल होता है जिसमें इन्होंने कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवाए थे। ये खुद नक्श स्टाइल के अंदर बहुत अच्छी कैलीग्राफी किया करते थे। तो ये हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी रिलीजियस पॉलिसीज जो हैं इनको आप डेफिनेटली याद रखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो सोशल हिस्ट्री होती है। सोशल हिस्ट्री पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल एक्सपेंशन पे कम क्वेश्चन आते हैं। नक्श स्टाइल क्या है? कैलीग्राफी की स्टाइल है। किसने इंट्रोड्यूस कराई? औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस कराई। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कल्चरल डेवलपमेंट्स है, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने का लाइक्लीहुड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मुगल एम्पायर के सारे रूलर्स का डिस्कशन कर लिया है। 1707 में औरंगजेब के औरंगाबाद में डेथ हो जाएगी, और इसके बाद हम देखते हैं मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाएगा। नेक्स्ट जो फर्दर 2 लेक्चर्स आने वाले हैं उसके अंदर हम एक लेक्चर में पूरा वाइडली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ और उसके अलावा राइज ऑफ मराठास, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी के लिए हमारे मुगल एम्पायर के सारे रूलर्स का डिस्कशन खत्म होता है। अगेन सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट्स के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं। So with this students, our discussion is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me today.